Hello all of you. Now let's see the second chapter and that is definitions. Definitions में हम क्या करेंगे कि दो एक्ट्स के देखेंगे, CGST द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड द IGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. अब यहां बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, उनमें से कुछ तो कोई काम के नहीं रहते, जो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा और वैसे भी कोई काम के भी नहीं है. दिए हैं तो उसको मैं टिक मार्क कराऊंगा या रादर क्रॉस करा दूंगा कि ये कोई काम का नहीं है, इसको नहीं पढ़ने का. जितने मैं टिक करवाऊंगा उतने काम के हैं, उतने आपको अच्छे से पढ़ के रखना है. उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी अपन पढ़ लेंगे और कुछ ऐसे हैं जो आगे सेक्शंस में आने वाले हैं, जब आएंगे तो ही समझ में भी आएगा. यस, कुछ ऐसे डेफिनेशंस है जो अभी मैं समझा तो दे सकता हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आएंगे. जब उसका रेलेवेंट सेक्शन आएगा तभी आपको वो बातें समझ में आएंगी. तो वो कुछ कुछ है, बहुत कम. ऐसे अभी अपन टिक तो कर देंगे लेकिन छोड़ के रखेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले CGST एक्ट से शुरू करते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 2 डेफिनेशन है एड्रेस ऑफ डिलीवरी. बहुत सिंपल है. means the address of the recipient of goods or service or both indicated on the tax invoice. जो invoice के ऊपर अपन लिखते हैं, आपका नाम और आपका एड्रेस लिखूंगा और मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा CD का, आई मीन टू से DVD या पेन ड्राइव, तो उसको कहेंगे एड्रेस ऑफ डिलीवरी. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. issued by the registered person यानी फारूका क्लासेस फॉर डिलीवरी ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ. तो जो टैक्स इनवॉइस पे एड्रेस लिखा जाता है उसको हम कहेंगे एड्रेस ऑफ डिलीवरी. सिंपल, गुड्स का भी सर्विस का भी, एज ए केस में भी. सवाल ये पैदा हुआ कि ये काम में कहाँ आएगा. तो ये काम में आता है टू डिटरमिन प्लेस ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस. तो प्लेस जब हम डिटरमिन करते हैं कि कहां पे सर्विस दिया गया या कहां पे गुड्स का डिलीवरी हुआ, डेस्टिनेशन जो रहता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, वो डिटरमिन करने के काम में आएगा. वही नीचे दिया है देखो एक्सप्लेनेशन में कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी इज रेलेवेंट टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई के काम का है ये, ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट. Although currently this phrase does not find a mention, यानी ये डेफिनेशन तो दे दिया है लेकिन ये कहीं यूज नहीं किया है गवर्नमेंट ने. लॉ के अंदर ये वर्ड कहीं आता नहीं है एड्रेस ऑफ डिलीवरी, लेकिन काम में तो आता है. तो उसमें लिखा है does not find a place in the GST Act or rules. It is understood that the address of delivery would be crucial pointer towards the location of goods at the time of delivery to recipient. तो ये वर्ड्स जो यूज होते हैं लॉ में, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. तो ये जब हमको निकालना होता है लोकेशन ऑफ गुड्स कहाँ है डिलीवरी के वक्त, अरे तो जो एड्रेस लिखा होगा वही तो होगा ना डिलीवरी. दिस इज द एड्रेस ऑफ डिलीवरी. तो जो एड्रेस ऑफ डिलीवरी मेंशन है वहीं पर वो गुड्स होंगे जब हमने डिलीवर किए, है ना. तो उसके काम का है ये डेफिनेशन. एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ other than import export would primarily be the location of goods or service or both at the time of delivery to the recipient. तो ये अपन पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, पूरा एक चैप्टर है इस पे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. देन सेकेंड डेफिनेशन है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड. मीन्स द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. जो हमारे रिकॉर्ड में मेंशन है उसको एड्रेस ऑन रिकॉर्ड कहेंगे. फिर उसके बाद है सेक्शन 2 क्लॉज 4 और ये है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो एडजज करती है, यानी कि कोई भी जैसे असेसमेंट होता है तो असेसमेंट जो होता है वो जो अथॉरिटी है जो असेसमेंट करती है फॉर द फर्स्ट टाइम. एडजुडिकेटिंग का मतलब होता है फॉर द फर्स्ट टाइम. फिर उसके बाद अपील भी होता है, आप जानते हैं, लेकिन ये अपील नहीं है, ये फर्स्ट टाइम जो भी डिसीजन होते हैं, जैसा आपने टैक्स बराबर भरा है कि नहीं भरा है ये डिसाइड करना, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को बुला करके, पेपर्स वगैरह बुला करके चेक करेंगे, तो उसको कहते हैं एडजुडिकेशन. और जो अथॉरिटी है उसको कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या जो अपन डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. वैसे GST डिपार्टमेंट जो है
उसको हम एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन देखो क्या कहता है, मीन्स एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथोराइज टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट। बेसिकली उसको असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं हम। बट डज नॉट इंक्लूड यानी एजुडिकेटिंग में कौन इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो एक तो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, CBIC, द बोर्ड इटसेल्फ। फिर रिविजनल अथॉरिटीज होती है, देन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। रिविजनल अथॉरिटी यानी जिनको जो बेसिक ऑर्डर पास होता है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेसिक ऑर्डर पास करता है, फर्स्ट ऑर्डर, फिर उसको रिवाइज करने का राइट एक अथॉरिटी के पास होता है, उसको हम रिविजनल अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन वो जो रिविजनल अथॉरिटी है वो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहा जाएगा। ओके, सिमिलरली अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होता है डायरेक्ट टैक्स में, आपने देखा होगा, इसमें भी अपन स्टडी करेंगे बाद में। देन अपेलेट अथॉरिटीज फॉर एडवांस रूलिंग के जो अपेलेट अथॉरिटी है। देन अपेलेट अथॉरिटी, ये अपेलेट अथॉरिटी यानी कि नॉर्मल जो अपील्स सुनने वाले, कमिश्नर अपील्स वगैरह जो होता है, अपेलेट अथॉरिटी जो अपील्स सुनते हैं उनको अपेलेट अथॉरिटी कहते हैं। तो जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन करता है उसको एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहा जाता है, और जो उसके बाद अपील सुनता है, अपील में जाता है जब केस, तो उन अथॉरिटीज़ को अपेलेट अथॉरिटी कहते हैं। कमिश्नर अपील्स होता है वो, फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल होता है कमिश्नर अपील्स के ऊपर। एंड द अथॉरिटी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ 171, ये एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कहते हैं इसको, एंटी प्रॉफिटियरिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने TDS कहता हूँ सॉरी, GST के रेट्स कम कर दिए, तो GST के रेट कम कर दिए तो फिनिश गुड्स के रेट भी कम करने चाहिए ना, जो सेल प्राइस होता है गुड्स का उसको कम करना चाहिए दुकानदार ने। तो अगर वो नहीं करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने तो GST कम कर दिया लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर को अगर पास ऑन नहीं हुआ तो उसको प्रॉफिटियरिंग कहते हैं। यानी आपने प्रॉफिट बना लिया, दुकानदार ने प्रॉफिट बना लिया एट द एक्सपेंस ऑफ द कस्टमर एंड द गवर्नमेंट। नुकसान किसका हुआ, कस्टमर का, गवर्नमेंट का, और प्रॉफिट किसका हो गया, दुकानदार का। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसको चेक करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। सेक्शन 171 में उसका पूरा टॉपिक है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, तो वो बात अलग है। लेकिन खैर वो अथॉरिटी है, तो वो जो अथॉरिटी है उसको भी हम एजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहेंगे। तो समझ में आए, इतने सारे अथॉरिटी है, बोर्ड इटसेल्फ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, रिविजनल अथॉरिटी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, नॉर्मल अपेलेट अथॉरिटी, फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल है, और एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है। इन सबको हम एजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहेंगे। ओके, फिर एजेंट का डेफिनेशन है, मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अड़हतिया इज अ हिंदी वर्ड जो दूसरों के लिए माल बेचता है, डेल क्रेडर एजेंट यानी कि जो रिस्क लेता है, रिस्क ऑफ रिकवरी, कि मैं बेचूंगा और अगर पैसे क्लाइंट से नहीं मिले तो मैं भर के दूंगा, तो उसको डेल क्रेडर एजेंट कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा। दिस इज सेम डेफिनेशन एज यू हैव रेड इन सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, CPT, याद है? तो वो सेम डेफिनेशन यहाँ पे। एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, फैक्टर यानी कि वो सारे काम करता है, ही रन्स अ बिजनेस ऑफ हिज ओन, लेकिन गुड्स उसके नहीं होते, दूसरे के गुड्स बेचता है। फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अड़हतिया, डेल क्रेडर एजेंट, ऑक्शनियर जो ऑक्शन करके आपका माल बेचेगा, और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट यानी बिजनेस एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another person, जो दूसरे के लिए काम करता है, सप्लाई का भी या परचेज का भी, एज केस में भी। फिर एक एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है,
मीन्स द एग्रीगेट टर्नओवर, जैसे कि अपन अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देखेंगे जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा कि देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs, उसके नीचे जिनका टर्नओवर है उनको एग्जेम्पशन है रजिस्ट्रेशन वगैरह से। तो टर्नओवर कैसे देखना, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, तो उसमें लिखा है मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis। रिवर्स चार्ज बेसिस क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जहां गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रिसिपिएंट है सर्विस का, रिसिपिएंट सर्विस जिसको मिलती है उसको टैक्स भरना पड़ेगा, ही हैज टू पे द टैक्स, तो उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। नॉर्मली क्या होगा कि आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, यू आर द रिसीवर, तो आई विल चार्ज जीएसटी एंड रिकवर इट फ्रॉम यू एंड पे टू द गवर्नमेंट, राइट। तो मैं सप्लायर हूं, आप रिसीवर है, सप्लायर को जीएसटी लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां रिसीवर यानी आपको कहा जाएगा कि यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन द सर्विस दैट यू हैव रिसीव्ड, तो उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि आपका टर्नओवर हम निकाल रहे हैं, आप कौन, के यू आर के यानी कपिल कलंत्री। हाँ, आप क्या समझ रहे थे, कुत्ता का भी ना, नो 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 नो, कपिल कलंत्री। तो आप कपिल कलंत्री है, जोक्स अपार्ट। तो आपके जो आउटवर्ड सप्लाईज है गुड्स के या सर्विसेज के, वो अपने को एग्रीगेट टर्नओवर में लेना है, और जो आपके इनपुट्स है जिस पे आपको आरसी यानी रिवर्स चार्ज में टैक्स तो लगा है, टैक्स आपने ही पे किया है, लेकिन ये इनपुट्स है, तो इसको अपन एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे क्या। 10 लाख के इनपुट्स खरीद के लाए थे जिसपे टैक्स आपको लगा, तो ये 10 लाख के जो इनपुट्स है क्या आपके टर्नओवर में माने जाएंगे, इज इट योर एग्रीगेट टर्नओवर, नो नो नो। तो ये जो है आरसी इनपुट जिसके ऊपर आपको आरसी माना गया, रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स भरने को लगाए, ये टैक्स भरो तो सही आप, बट इसका जो वैल्यू है वो आपके टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां जो बोला है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ये आपके आउटपुट वाले हैं, आउटवर्ड सप्लाईज, याद रहेगा, वेरी गुड। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो आउटवर्ड सप्लाईज में टैक्सेबल भी लेना है, प्लस जो एग्जेम्प्ट है वो भी लेना है। जो एग्जेम्प्ट है कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर, वो भी लेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट भी काउंट होगा। तो टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं रहता, एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसको भी ऐड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, उसको भी काउंट करेंगे। तो टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम पैन, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग सेम पैन, वो भी लेंगे। टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, अब देखो टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स, अच्छा ठहरो, एक्सक्लूजन के पहले ऑल इंडिया बेसिस पे लेने का है, इसका मतलब क्या है कि आपके अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशंस है, आपके 15 रजिस्ट्रेशंस है डिफरेंट स्टेट्स में, हर जगह पे आप टैक्स पे करते हो। तो अपन क्या करेंगे कि हर एक सेंटर या आपके हर एक ब्रांच का अलग 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 टर्नओवर निकालेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, एक साथ निकालेंगे, एक साथ एग्रीगेट निकलेगा। अगर सेम पैन से रजिस्ट्रेशन है, पैन नंबर इज द कॉमन की, अगर सेम पैन से आपके इतने सारे 10-12 रजिस्ट्रेशन है तो सबका टर्नओवर एग्रीगेट किया जाएगा, याद रखो, एग्रीगेट ऑफ ऑल the registrations that you have got with a common PAN number। तो सबको एग्रीगेट करेंगे, तो इसे लिखा है हैविंग द सेम पैन, तो इंटरस्टेट सप्लाईज को भी इंक्लूड करेंगे हैविंग द सेम पैन, और इंट्रास्टेट वो तो सब एग्रीगेट होगा ही होगा, और ऑल इंडिया बेसिस पे लेंगे। कहने का मतलब कि जो आपके
ये है, अलग अलग स्टेट्स में जो रजिस्ट्रेशंस है आपके सेपरेट, एंड यू आर पेइंग सेपरेट टैक्स, लेकिन उन सबको भी क्लब कर देंगे, सबको एडअप कर देंगे फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। ये इसलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखो लोग टैक्स अवॉइड करेंगे। मैं क्या करूंगा, देखो मैं तो अपने डीवीडीज पूरे इंडिया में बेचता हूं, और कहां से बेच रहा हूं अभी मैं, नागपुर महाराष्ट्र से। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेट अप माय ऑफिसेज इन ऑल द स्टेट्स, हर स्टेट में एक ऑफिस डाल दूंगा, और उस स्टेट के जितने ऑर्डर्स आएंगे वो वहां से दूंगा, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन तो मेरे पैन नंबर से ही होगा ना। सो आई विल हैव सो मेनी रजिस्ट्रेशंस, 29 स्टेट रजिस्ट्रेशंस विथ द सेम पैन नंबर, करेक्ट। तो ये सब का एग्रीगेट कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मैं हर जगह 20-20 लाख से कम में आ जाऊंगा। अब एक आध दो स्टेट में 20 लाख के ऊपर भी जाता हूँ, बाकी बहुत सारे स्टेट्स में तो 20 लाख से कम का टर्नओवर होगा, तो वहां सब जगह एग्जेम्पशन ले लूंगा ना मैं। तो ऐसा गवर्नमेंट अलाउ करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इसलिए बोला है ऑल इंडिया बेसिस पे लेने का है। लेकिन फिर बाद में बोलता है एक्सक्लूड्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी। ये जो टैक्स का कंपोनेंट है, जो अमाउंट है, उसको एक्सक्लूड करो। यानी अपने को टर्नओवर में क्या लेना है, नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ जीएसटी एंड नॉट ग्रॉस ऑफ जीएसटी। आया समझ में? सिंपल। तो ये एक काम का डेफिनेशन है। फिर एक एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है, पढ़ के रख देने का है। एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय हिज ओन लेबर, यानी खुद कल्टीवेशन करता है, या लेबर ऑफ हिज फैमिली, बीवी बच्चों को काम से लगाता है, और बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस पेएबल इन कैश और काइंड, और बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। जो अपने अंडर में काम करते हैं, तो लेबर को लगा के भी काम करा सकते हैं, तो अपने को एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने ठेके पे काम किसी को दे दिया है, एक आप जानते हैं ठेके पे काम देने का मतलब क्या होता है, बटाया भी बोलते हैं उसको, कि मेरे पास लैंड है लेकिन मैं खुद कल्टीवेट नहीं करता, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, देखो टीचर हूं मैं, कहाँ जाके खेत पे कल्टीवेशन करूंगा, पागल हो गया। लेकिन खेत है मेरे पास, एग्रीकल्चर लैंड है, वो मैंने किसी को रेंट पे दे दिया है, रेंटेड आउट टू अ किसान, एक किसान को मैंने रेंट पे दे दिया। अब वो जो किसान है वो वहां पे खेती कर रहा है, वो मेरा एम्प्लॉय है क्या, मेरा सर्वेंट है क्या, वेजेस पे है क्या? नहीं, वो खुद बीज बीज ला के बोता है, और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिसको हम कहते हैं द रिस्क इज ऑफ दैट किसान, वो सब उसका है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरे को तो रेंट लेने का है। तो क्या मैं एग्रीकल्चरिस्ट हुआ? नो, then I am not an agriculturist. If I have let out my agricultural land, I am not an agriculturist. Okay? Then appellate authority तो अभी कोई काम का नहीं है, जब वक्त आएगा देख लेंगे। Appellate tribunal वक्त आने पे देखेंगे। Appointed day means when the act will come into force, which is 1st of July 2017, सब जानते हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, काट दो। Assessment काम का है, means determination of tax liability under this act and includes self assessment जो अपन खुद करते हैं, reassessment जो ऑफिसर करता है बाद में, provisional assessment, summary assessment and best judgment assessment। अब ये सब क्या होते हैं, इनकम टैक्स में आपको पढ़ा होगा, याद होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ये चैप्टर आएगा, विल सी। Then associated enterprise means the same meaning as assigned to it under section 92A of Income Tax Act, यानी ट्रांसफर प्राइसिंग। एक ट्रांसफर प्राइसिंग करके चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट में, और उसमें जो डेफिनेशन दिया है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का 92A के अंदर, वो यहां पर भी लगाने का है एज इट इज। फिर आया बिजनेस। अब बिजनेस जो है ये बहुत काम का डेफिनेशन है, इसको ट्रिपल टिक मार्क करो, 3 स्टार्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मगर इसको अपन स्टडी करेंगे इन लेवी चैप्टर।
लेवी का जो चैप्टर आएगा उसमें मैं इसका डेफिनेशन अपन रीड करेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि वहीं उसका रेलेवेंस जो है वो समझ में आएगा एक साथ। तो इसको अभी छोड़ के रखो, विल सी इट देयर। फिर एक कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन दिया है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहती, कैपिटल गुड्स सबको मालूम है। जो अपन बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं, जो अपने एसेट्स होते हैं, जैसे कि ये टीवी आप देख रहे हैं, मेरे लिए क्या है, एसेट, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ये कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। आई एम यूजिंग दीज गुड्स टू प्रोवाइड माई सर्विस, तो इसको कहेंगे अपन कैपिटल गुड्स। अकाउंटिंग डेफिनेशन है, means goods the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course of furtherance of business। तो ये किस काम का है, ये आईटीसी के काम का है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में कैपिटल गुड्स जब हम परचेज करके लाते हैं, जैसे कैमरा में परचेज करके लाया, उसमें जीएसटी लग के आए, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा और कितने समय में डिवाइड होके मिलेगा वो अपन वहां पढ़ेंगे आईटीसी के अंदर। फिर एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो मैं क्या है, टैक्सेबल पर्सन हूं, फारूक किस टैक्सेबल पर्सन, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, नागपुर में। ब्रांचेस जो अपने हैं अलग अलग स्टेट्स में वो भी रजिस्टर्ड है। अब मैं गया कलकत्ता एक 4 दिन का क्रैश बैच लेने, क्रैश बैच कलकत्ता में मेरा अनाउंस हो गया है, 4 दिन का है। अब कलकत्ता में मेरा रजिस्ट्रेशन है क्या, नहीं है, मैं तो नागपुर में रजिस्टर्ड हूं, दिल्ली ब्रांच रजिस्टर्ड है सेपरेट स्टेट्स में अगर देखा जाए तो, लेकिन कलकत्ता में तो मेरा कोई ब्रांच नहीं है, वहां तो मैं रजिस्टर्ड हुई नहीं। नाउ आई एम गोइंग देयर जस्ट फॉर 4 days क्लास, वहां मेरा कोई रेगुलर बिजनेस करने का इंटेंशन नहीं है, सिर्फ 4 दिन के लिए एक क्लास लेना है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो मुझे वहां क्या कहा जाएगा, कैजुअल टैक्सेबल person। I will in Calcutta I'll be called as a casual taxable person। और इसमें हम देखेंगे बाद में चल के कि किस तरह से टैक्स का पेमेंट होता है, क्योंकि वहां मेरा रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं। सो हाउ विल आई हैव टू पे टैक्स इन कैलकाटा, दिस आई विल एक्सप्लेन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन डेफिनेशन देख के रखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली, देखो ओकेजनली undertakes transactions involving supply of goods or service or both in the course of furtherance of business, whether as principal or agent or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business। कलकत्ता में मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन वहां मैं गया और वहां कोई गुड्स सप्लाई किए या कोई सर्विसेज दिए, तो मेरे को क्या माना जाएगा उधर, ओकेजनली सम टाइम, नॉट रेगुलरली, नॉट हैविंग अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अपने को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वैसे देखो गुड्स का भी एग्जांपल ले सकता हूं कि मैं हीरे का ट्रेडर हूं, हीरे बेचता हूं, तो वैसे तो मेरा शॉप है, शोरूम है, बल्कि शॉप क्या शोरूम है नागपुर में, लेकिन कभी कभी मेरे जो क्लाइंट्स है छत्तीसगढ़ के भी है, बिहार के भी है, तो मैं एक सूटकेस लेके निकलता हूँ बेचने के लिए, जनरल बोगी में बैठ के जाता हूँ ट्रेन की। क्यों, क्योंकि वहां किसी को शक नहीं जाता ना कि मेरे सूटकेस में हीरे होंगे। कभी कभी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो, अगर हम रईस से दिखाएंगे कि हमारे पास हीरे है तो लोगों को शक जाएगा, हमारे बैग उठा के भागेंगे। सो इफ आई गो इन एसी कंपार्टमेंट तो जरूर कोई ना कोई चोर बैग उठा के लेके जाएगा, लेकिन अगर हीरे है उसके अंदर, लेकिन मैं कहां पे जा रहा हूं, जनरल बोगी में, बिना रिजर्वेशन की, जो बोगी होते हैं ना ट्रेन में सामने के 2 डब्बे, जनरल क्लास विदाउट रिजर्वेशन, वहां बैठ के जाऊंगा, बिल्कुल गरीब जैसे कपड़े पहन के, फटे हुए या हमारा शर्ट, बैग भी बिल्कुल ऐसे, सूटकेस भी इतना पुराना कि ऐसा लगे कि मालूम नहीं क्या है इसके अंदर, जंग खाया हुआ, ऐसे लेके उसके अंदर रहेंगे हीरे, मस्त आराम से बैठ के जाऊंगा, कोई चोरी नहीं करेगा, किसी को शक नहीं जाएगा कि इसके अंदर 50,000 करोड़ के हीरे हैं। है ना, तो ऐसे बन जाएंगे। अब कहां जा रहा हूं मैं वो सुनो, ये सब बातें जाने दो भी। तो मैं जा रहा हूं रायपुर, वहां जाके कुछ हीरे बेचूंगा। मैं रेगुलरली जाता हूं क्या, नहीं, ओकेजनली, कभी कभी 6 महीने में एक आध बार जाता हूं।
फिर वहाँ से जाऊँगा पटना बिहार, फिर वहाँ से जाऊँगा कलकत्ता, वहाँ से जाऊँगा आसाम, ऐसे बेच बाच के फिर वापस आ जाऊँगा। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब मैं इन जगह पे जाके हीरे बेच रहा हूँ तो मेरे को क्या माना जाएगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, फिर आगे चलो। कॉमन पोर्टल का एक डेफिनेशन है, ये अपन आईटी जो है इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द जीएसटी, तो उसका कॉमन पोर्टल है जीएसटी पोर्टल जिसको हम कहते हैं, जिसपे टैक्स का पेमेंट, रिटर्न्स वगैरह सब कुछ फाइल होता है। ठीक है, और उसमें देखो नीचे दिया है उसका एक्सप्लेनेशन कि जो कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल कहते हैं उसको, इज अ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल सेट अप बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन इसको कहते हैं, नेटवर्क उसने सेटअप किया हुआ है, दैट फैसिलिटेट्स among other registration, payment of tax, filing of returns, computation and settlement of IGST, electronic way bill and other functions under the act। तो सारे functions इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, तो ये सब फैसिलिटेट कौन करता है? जीएसटी पोर्टल, सब काम उसके ऊपर होता है। इन शॉर्ट द वेबसाइट ऑफ जीएसटी। फिर एक कॉमन वर्किंग डेज का डेफिनेशन है, कोई काम का नहीं है। कॉमन वर्किंग डेज यानी जहां स्टेट या यूनियन का कोई छुट्टी नहीं है तो उसको कॉमन वर्किंग डेज कहते हैं। दोनों जब काम कर रहे हैं तो उसको कॉमन वर्किंग डेज कहते हैं। तो उसमें दिया देखो, with respect to state or union territory shall mean such days in succession which are not declared as gazetted holidays by the central government or the concerned state or the union territory। यानी वो दिन जहां पे सेंट्रल या स्टेट दोनों के भी हॉलीडेज नहीं है उनको कहेंगे कॉमन वर्किंग डेज। फिर एक डेफिनेशन आता है कंसिडरेशन का, ये भी ट्रिपल टिक मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बट वील स्टडी इट इन अगेन लेवी चैप्टर। लेवी के चैप्टर में इसको भी हम स्टडी करेंगे। बिजनेस, कंसिडरेशन, ये सारे डेफिनेशंस वहां देखेंगे। इसके जो डिस्कशन के पॉइंट्स है ये भी सब देख लेंगे। देन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का एक डेफिनेशन है। कंटिन्यूअस सप्लाई यानी कि जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट है कंटिन्यूअसली सप्लाई करने का। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप पावर प्लांट चलाते हो, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपका एक प्लांट, और मैं माइन कोयले की खदान चलाता हूं, WCL वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मैं आपको कोल सप्लाई करता हूं। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एक बार का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? अरे नहीं, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इतने फलाने टन्स मेरे को आपको सप्लाई करना है कोयला, और मेरी खदान से यानी माइन से आपकी फैक्ट्री तक एक हमने रोप वायर डाला हुआ है और उसके गंडोलास जो रहते हैं उसमें भर के आपको सप्लाई करते हैं, या तो रेलवे वैगन से या गंडोलास से हम सप्लाई करते हैं, रोप वायर के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सप्लाई होता है कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स। तो इसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कितना सिंपल डेफिनेशन है। तो देखो उसमें लिखा है continuous supply of goods means supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis। बार बार सप्लाई होगा, कंटिन्यूअस या बार बार, ट्रक में 10 ट्रक भेज दूंगा फिर 10 ट्रक भेजूंगा, या कंटिन्यूअसली कन्वेयर बेल्ट लगा दिया है कंटिन्यूअसली चालू है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट whether or not by means of a wire rope, cable, pipeline और एनी अदर कॉन्ड्यूएट यानी कोई भी तरह का सप्लाई लाइन जिसके अंदर हम सप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑयल वगैरह का भी रहता है, मैं क्रूड ऑयल सप्लाई करता हूं आपको, आप कौन है? रिफाइनरी, तो आई एम द क्रूड ऑयल एंड यू आर द रिफाइनरी। तो मैं क्रूड ऑयल निकाल के कंटिन्यू पाइपलाइन डाल दिया है, मेरे ऑयल वेल से आपके रिफाइनरी ने पाइपलाइन डाल के रखा है, कंटिन्यूअस सप्लाई चालू है ना। सो इट कैन बी बाई वायर के थ्रू, वायर रोप्स गंडोलास लगा करके सप्लाई करेंगे, या केबल लगा करके, या पाइपलाइन या कॉन्ड्यूएट। ठीक है। एंड फॉर विच द सप्लायर इनवॉइसेस
द रेसिपिएंट ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस। इसमें जो इन्वॉइसिंग होता है वो टाइम गैप्स पे होता है, वीकली इन्वॉइस, मंथली इन्वॉइस ऐसे बनता है। तो ये वीक में जितना भी माल गया उसका इन्वॉइस मैं वीकेंड पे बना दूंगा, फिर अगले वीक का एक इन्वॉइस बनेगा। तो एवरी वीक वी विल मेक वन इन्वॉइस, या मंथली ऐसा कर सकते हैं। And include supply of such goods as the government may, subject to conditions as it may by notification specify। इसमें गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करने का भी राइट है। गवर्नमेंट इज राइट टू स्पेसिफाई सर्टन सप्लाईज एज कंटिन्यूअस सप्लाईज। तो गवर्नमेंट जिनको स्पेसिफाई कर देगा उसको कहेंगे डीमिंग, डीम्ड कंटिन्यूअस। तो दो पार्ट है डेफिनेशन के, एक पार्ट जो है वो एक्चुअल है, यहां जो बोला है कंटिन्यूअसली या रिकरेंट बेसिस पे जो सप्लाई हो रहा है, जिसमें इनवॉइसिंग रेगुलरली या पीरियोडिक बेसिस पे होगा, ये एक्चुअल डेफिनेशन है ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई। और सेकेंड पार्ट में बोला है कि गवर्नमेंट कोई भी सप्लाई को कंटिन्यूअस स्पेसिफाई कर सकता है, तो इसको डीमिंग फिक्शन कहते हैं, डीम्ड कंटिन्यूअस। तो या तो एक्चुअल या डीम्ड, कोई भी एक इसमें हो सकता है। डेफिनेशन कवर्स बोथ एक्चुअल एंड डीम्ड। सिमिलरली कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब सर्विस का एग्जांपल तो क्या आएगा, जैसे आपका टेलीफोन कनेक्शन, आपका मोबाइल कोई तो भी कनेक्शन होगा ना, एयरटेल, आइडिया वगैरह जो भी होगा, तो उसमें क्या है, एक बार एक फोन का पैसा देते हो सर्विस खत्म हो जाती क्या? अरे नहीं, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस सर्विस है। पोस्ट पेड की बात कर रहा हूं, हम यूज करते रहते हैं, आई एम यूजिंग द मोबाइल एवरी डे, और मंथ के मंथ बिल आते रहता है। सिमिलरली इंटरनेट सर्विसेज, हर मंथ अपने को बिल आता है, सर्विस कंटिन्यूअस है, बिल मंथली होते रहता है, तो ये सबको कंटिन्यूअस सर्विस कहेंगे। लेकिन मैंने आपको डीवीडी भेज दिया, खत्म, अब आप देखते रहो, तो ये कंटिन्यूअस है क्या? नहीं, ये वन टाइम सर्विस, दिस इज वन टाइम सर्विस। कंटिन्यूअस सर्विस में अच्छा कहूंगे आपके सर ट्यूशन क्लास अगर लेते हो, तो अगर हम डायरेक्ट मैं क्लास लेता हूँ, आप आके रोज क्लास अटेंड करते हैं, 3 महीने क्लास चलने वाली है, 5 महीने क्लास चलने वाली है, उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे क्या? नहीं। 5 महीने भी अगर क्लास चलने वाली है तो उसको कंटिन्यूअस नहीं कहा जाएगा, याद रखो मेरी बात। क्यों? क्योंकि उसमें बिलिंग पीरियोडिक होता है क्या? नहीं, बिलिंग तो एक बार में होता है। यू ज्वाइन द क्लास, यू पे फुल फीस, खत्म। अब बिलिंग कंटिन्यूअस नहीं है ना, क्लास 5 महीने चलेगी लेकिन बिलिंग तो एक बार में ही है, तो इसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, मोबाइल का बिल हर महीने आता ना, क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने आता, तो ये कंटिन्यूअस सर्विसेज है, जिसमें सर्विस भी कंटिन्यूअस है और बिलिंग जो है वो साइक्लिक है, मंथली, वीकली, जो भी साइकिल अपन फॉलो करें वो साइक्लिक बिलिंग है, उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो देखो उसका डेफिनेशन, means a supply of service which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months, 3 महीने से ज्यादा का होना चाहिए, with periodic payment obligations, ये भी इंपॉर्टेंट है, with periodic payment obligations, in a month to month या quarter wise obligation होना चाहिए, and includes supply of such services as the government may notify, तो इसको डीमिंग फिक्शन कहेंगे। तो यहां भी दोनों आएंगे, एक्चुअल, ये पहला जो है कंटिन्यूअस और रिकरेंट, ये एक्चुअल है, जो 3 महीने से ज्यादा का सर्विस होना चाहिए, मिनिमम सर्विस स्पैन शुड बी ऑफ मोर देन 3 मंथ्स। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरी क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं, क्लास 5 महीने चलने वाली है, तो उसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बिलिंग पीरियोडिक है क्या? पेमेंट का ऑब्लिगेशन पीरियोडिक है क्या? नहीं। तो 3 कंडीशन है, कंटिन्यूअस, 3 मंथ से ज्यादा, एंड पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी पीरियड बाय पीरियड बिलिंग होगा और आपको पेमेंट करते जाना है, तब उसको कंटिन्यूअस मानेंगे। लेकिन अगर पेमेंट वन टाइम में है, तो फिर सर्विस 6 महीने की क्यों ना हो, 1 साल की सर्विस क्यों ना हो, उसको कंटिन्यूअस नहीं मानेंगे। और फिर दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट का डीमिंग फिक्शन। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस को कंटिन्यूअस डिक्लेयर कर सकता है बाय नोटिफाइंग इट इन द ऑफिशियल गैजेट।
लिखा है ना, बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, तो इसको डीम्ड कंटिन्यूअस कहते हैं। तो एक डीमिंग फिक्शन पे आएगा, गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन इशू करेगा और कहेगा फलाने सर्विस कंटिन्यूअस है, तो वही है, गवर्नमेंट ने बोल दिया तो है। तो उसका डिस्कशन भी दिया देखो नीचे। इट रिफर्स टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। The determination of stage of completion of service is an abstract one unless specifically defined by contract, unlike in the case of goods where the volume of goods supplied can be easily tracked or identified. वो तो लिखा है, एक डिस्कशन है। गुड्स में क्या होता है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि 500 टन सप्लाई करो, तो 500 टन में से कितना कितना हो रहा है वो समझ में आता है। सर्विस में ऐसा कुछ समझ में आता है क्या? नहीं, ठीक है। Hence, a contract for supply of service spanning over a definite period has been treated as continuous supply. इसलिए यहाँ पे वो 3 महीने का एक कंडीशन दिया है। गुड्स में 3 महीने का कोई कंडीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें तो मालूम रहता है ना भाई कितने गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अपने को पता रहता है कि कब तक ये चल रहा है, इसलिए यहाँ 3 महीने का बोला है। एंड टैक्स ड्यूज विल बी कलेक्टेड पीरियोडिकली, तो इसमें जब जब वो बिलिंग होता है तब तब जीएसटी लगते जाएगा और पेमेंट होते जाएगा। The law categorically provides for time limit for issue of invoices as under. तो ये अभी यहाँ जो पॉइंट्स दिए ना, ये इशू ऑफ इनवॉइस का पॉइंट है, ये अभी आपको शायद ना समझे, ये अपन इनवॉइस में जब जाएंगे चैप्टर में तो समझ में आएगा। तो उसमें लिखा है कि अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो इनवॉइस इशू होना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जैसे अपन ने डिस्कस किया कि भाई हर 30 तारीख को मंथ एंड होता है, तो साइकिल खत्म हुआ, हम एक बिल बना के आपको देंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे। Then where the due date of payment is not ascertainable before or at the time of receipt of payment, receipt के वक्त इशू करो, या फिर where the payment is linked to the completion of an event that is milestone, that is month end you can say, तो एक कट ऑफ पीरियड जो रहता है कंटिन्यूअस में कि भाई हम हर महीने बिल बनाएंगे, तो हर महीने कब, तो कोई भी दिन हो सकता है, हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को, वो आप फिक्स कर सकते हो, या मंथ एंड पे। देन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, तो वो इवेंट जब होगा या डेट जब आएगी तो उस दिन फिर अपना इनवॉइस बनना चाहिए। एंड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी नोटेड। इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑन अ रिकरेंट बेसिस एंड कैन नॉट बी वन टाइम supply cannot be continuous. The period should be more than 3 months. The contract should be case of periodic billing and periodic payments. 3 बातें, recurrent basis 3 महीने से ज्यादा and periodic billing and payment, ये 3 चीजें हैं तो उसको continuous मानेंगे। और चौथा पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई सर्टेन सप्लाईज एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस। And examples are annual maintenance contracts, licensing of software and brand names, licensing of software जो होता है उसमें continuous payment करना पड़ता है, renting of immovable property monthly payment होता है ना, ये सब उसमें आएंगे। internet services कितने सारे लिख सकते देखो, internet service, mobile service and so on and so forth. There can be hundreds of examples. फिर डीम्ड एक्सपोर्ट कोई काम का नहीं है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स रिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ एनी सॉर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो हम कंप्यूटर पे मेंटेन करते हैं वो भी इंक्लूड किया है, एक बार पढ़ के छोड़ दो। फिर ड्रॉबैक है in relation to goods manufactured in India and exported means the rebate of duty tax cess chargeable on imported inputs or any domestic inputs or input services used in the manufacture of such goods। जब हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको बनाने के लिए जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लगा, तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी वगैरह लग के आई, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल खरीदा तो उस पर जो भी लग के आया, इंटीग्रेटेड टैक्स वगैरह, जीएसटी एसजीएसटी वगैरह, तो उसका रिफंड मिल जाता है, तो उसको कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर एक है, वो अभी नहीं समझ में आएगा, उसको छोड़ दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सबको समझ में आता है,
हर कोई परचेज करता है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर, स्नैपडील के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एफएचसी की वेबसाइट से आपने खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अभी तो आप हमारे लेक्चर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, सीधे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव बुलाने की भी जरूरत नहीं है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स समझ में आए, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे जो सेल परचेज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इसको जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेटर, सिंपल। मीन्स अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहेंगे। जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी है, डेफिनेशन बहुत सिंपल बना दिया है, इसको डिटेल में लिखना चाहिए। तो इसमें से जो डिटेल्स मिसिंग है वो यहां डिस्कशन में दिया है, देखो। It includes every person who directly or indirectly owns, operates or manages a digital electronic facility or platform for supply of goods or service, or both. ये definition है. But there is certain ambiguity. एक ambiguity है, confusion as to whether persons engage in supply of such goods or services on their own behalf would also be covered in this definition. फारूका क्लासेस में प्रोडक्ट तो मेरे ही है, मैंने ही ऑनलाइन बनाया पोर्टल जिससे मैं बेचता हूं, तो क्या मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर माना जाएगा? अमेजॉन क्या है कि वो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, अमेजॉन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां लोगों के प्रोडक्ट बेचता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को प्रोडक्ट बेचने की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट अबाउट फारूका क्लासेस? फारूका क्लासेस में तो मेरा ही पोर्टल है और मेरी गुड्स है और मैंने मेरे लिए बनाया, तो फिर क्या, वेदर आई विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? तो ये क्वेश्चन है जिसको अभी उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, डेफिनेशन डजंट स्पेसिफाई ऑन दिस पॉइंट। तो इसमें आगे चल के अमेंडमेंट्स आने वाले हैं जो अपन देखेंगे जब आएंगे। क्लैरिफिकेशंस विल हैव टू बी इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें लिखता है, देखो, व्हाइल द एग्रीगेटर लाइक ओला, अच्छा इसमें और एक पॉइंट है, फिर इस पॉइंट को हम कहते हैं एग्रीगेटर। एक एग्रीगेटर होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। एक सेकेंड, कीड़ा मेरे टेबल पे आ गया है, खैर जाने दो, अपन भी कीड़े हैं लॉ के। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक एग्रीगेटर होता है। एग्रीगेटर यानी कौन? जो खुद से कोई सर्विस नहीं देता, ही जस्ट मेक्स अ प्लेटफॉर्म एंड ही गिव्स दैट प्लेटफॉर्म टू सप्लायर्स एंड टू कंज्यूमर्स। तो सप्लायर्स को प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने गुड्स को यहाँ एडवर्टाइज कर दो, मेरे प्लेटफॉर्म पे डाल दो, और जो कंज्यूमर्स है उनको वहां से वो मिल जाएगी चीज, खत्म। मैं ना तो पैसे लूंगा, ना तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। जैसे ओला, स्विगी वगैरह दिया है, तो ओला क्या करता है, वो उसे प्लेटफॉर्म है। टैक्सी ड्राइवर तो, टैक्सी वाला तो दूसरा ही है ना जो सर्विस दे रहा है, और वो कंज्यूमर को सर्विस देता है। टैक्सी वाला डायरेक्टली कंज्यूमर को सर्विस देता है, और ये बीच में क्या करता है, ये सिर्फ उन दोनों को कनेक्ट करके देता है। तो ये एग्रीगेटर्स कहलाते हैं। दे आर एग्रीगेटर्स, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स पर से, ऑन द फेस ऑफ इट। तो वो उसमें दिया, देखो, व्हाइल एन एग्रीगेटर लाइक ओला ओनली कनेक्ट्स द कस्टमर विद द सप्लायर और द सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स जिसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। दूसरी तरफ देखो, एन ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजॉन फैसिलिटेट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ये डिलीवरी करेगा, गुड्स को लाएगा, ले जाएगा, रिस्क भी लेगा, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। अंडर द जीएसटी लॉ even aggregators would be covered under the definition of electronic commerce operator। तो ये भी एक कंफ्यूजन है, क्या एग्रीगेटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर माना जाना चाहिए?
तो डेफिनेशन इतना सिंपल बना दिया है कि उसमें डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों आ गए, क्योंकि डेफिनेशन ब्रॉड है तो ब्रॉड डेफिनेशन में दोनों कवर हो गए। फिर उसके बाद दिया है फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी नोटेड। ये आगे आने वाले सेक्शंस के कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी शायद आपको समझ में ना आए, मगर एक बार पढ़ के रख लेंगे अपन। द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन वुड नॉट अप्लाई। जो 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट लगता है ना बाकी लोगों के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर 10 लाख का भी टर्नओवर करेगा तो भी उसको रजिस्ट्रेशन लगता है। 20 लाख की लिमिट इनके लिए नहीं है। सेकेंडली, ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स, टीडीएस काटना पड़ता है उसको। जो पेमेंट वो करेगा, जैसे अमेजोन को पैसे मिल गए, फिर अमेजोन को पैसे मिलने के बाद वो जो एक्चुअल सप्लायर होता है उसको पैसे देता है वो आगे अपना कमीशन काट के, तो उसका टीडीएस काटना पड़ता है। जीएसटी का भी टीडीएस, जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस होता है ना, वैसे जीएसटी में भी टीडीएस है, तो वो काटेगा। तो वो लिखा है he is required to deduct an amount as tax out of the consideration paid or payable by him to the actual supplier of goods or service or both made through such operator। उनका टीडीएस काटने का पॉइंट एक रहता है, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। Similarly, the law requires the operator to collect tax at source in respect of supplies where the consideration is collected by the electronic commerce operator। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पैसा ले रहा है तो वो टीसीएस भी कलेक्ट करता है, इसको टीसीएस कहते हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। लेकिन अगर पैसा सप्लायर कलेक्ट कर रहा है तो फिर टीसीएस नहीं लगेगा। ये जो एग्रीगेटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अमेजोन, वो अगर आपसे पैसे लेगा तो टीसीएस भी लेगा। तो ये सब बातें अभी नहीं समझ में आएंगी, ये अपन वक्त आने पे पढ़ेंगे टीडीएस टीसीएस क्या होता है। इसका पूरा डिस्कशन है, काफी 4-5 पेज का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक होता है, ये अंदर की बात है, ये बाद में अपन पढ़ेंगे जीएसटीएन में। कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, ये सब देखेंगे, आईटीसी वगैरह में काम में आएगा ये। फिर एग्जाम सप्लाई की एक डेफिनेशन है, ये काम का है। एग्जाम सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स or which may be wholly को underline करो, wholly exempt from tax under section 11 or under section 6 of Integrated Goods and Services Tax Act। 11 यानी सीजी, अपन अभी ये सारे सेक्शंस किसके देख रहे हैं, सीजीएसटी के, तो उसमें सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन है, बाद में एक पूरा चैप्टर है अपन देखेंगे उसमें। या फिर इंटीग्रेटेड आईजीएसटी का सेक्शन 6, उसमें भी एग्जेम्पशन का पावर है। And includes non-taxable supply। non-taxable यानी जिसपे टैक्स लगता ही नहीं। तो एग्जेम्प में दोनों आ गए, एक जिसको गवर्नमेंट एग्जेम्प किया है यानी वो टैक्सेबल सप्लाई है लेकिन गवर्नमेंट ने होली एग्जेम्प करके रखा है या नील रेट पे है, या ऐसा कोई सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल है जिसपे जीएसटी लगा ही नहीं है, जिसपे लगता ही नहीं है उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, और जिसपे लगा है और एग्जेम्प किया है तो वो एग्जेम्प सप्लाई कहलाता है। तो यहां डेफिनेशन में दोनों को इंक्लूड किया है, एज वेल एज जिसपे नील रेट। ऐसा अपन रेट ऑफ टैक्स के चैप्टर में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ गुड्स और सर्विसेज पे नील रेट स्पेसिफाइड, नील, तो नील का मतलब कि वो एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट में 3 बातें आएंगी, एक वो जो नील रेट पे है, एक वो जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन, या जो नॉन टैक्सेबल है। 3 चीजें इसके अंदर आएंगी। लेकिन इसके अलावा एक होता है पार्शियल एग्जेम्पशन। पार्शियल एग्जेम्पशन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा चलो तुमको 18% टैक्स लग रहा है क्या, अच्छा चलो एक काम करो 18% मत भरो, 5% भर दो, बाकी तुमको एग्जेम्प किया, 18 में से 13 तुमको एग्जेम्प किया, 5% तुमको भरने का है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पार्शियल एग्जेम्पशन। तो अगर पार्शियल एग्जेम्पशन है तो उसको एग्जेम्प कहेंगे क्या, नो, उसको टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा। पार्शियल एग्जेम्पशन वालों को टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा, याद रखो, एंड नॉट एग्जेम्प्ट सप्लाई। फुल्ली एग्जेम्प्ट है, होली, तो उसको एग्जेम्प्ट कहा जाएगा।
तो इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने नीचे, देखो, that the meaning of exempt supply is like meaning assigned to it under the UTGST Act. UTGST में भी same definition है, with one exception that supplies that are partly exempted, वहां पे partly exempt को भी exempt माना है UTGST में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे fully होगा तो ही उसको अपन exempt मानेंगे. On the contrary, partial exemption supplies would be considered as exempt supplies under UTGST. तो UTGST में partial को भी exempt मानेंगे, लेकिन सेंट्रल जीएसटी में पार्शियल एग्जेम्पशन को टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं, नॉट एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट सप्लाईज कंप्राइज ऑफ 3 टाइप्स, जो मैंने ऊपर में लिखा, देखो, एक निल रेट वाले, फिर एक फुल्ली एग्जेम्पशन वाले, और पार्शियल यहां जो यूटीजीएसटी का है, लेकिन एसजीएसटी में पार्शियल नहीं आएगा, तो अभी इसको आप काट दो. या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, supplies that are not taxable under this act. that is example उसमें दिया है alcoholic liquor, वो आता ही नहीं ना, इस एक्ट के अंदर आता ही नहीं, तो उसको अपन क्या मानेंगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे और उसको एग्जेम की कैटेगरी में लेंगे. And the following aspects need to be noted. Zero rated supplies such as exports would not be treated as supplies taxable at nil rate. उसको nil rate, zero rated को nil नहीं मानते, nil अलग है, zero rated अलग है. अभी जीरो रेटेड का कॉन्सेप्ट क्या है पहले मैं आपको समझा दूं. जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब है कि जिसमें आउटपुट भी एग्जेम्प्ट है और इनपुट भी एग्जेम्प्ट होता है, उसको जीरो रेटेड कहते हैं. नॉर्मल एग्जेम्पशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट कहता है आप जो सप्लाई कर रहे हो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन आप जो इनपुट्स खरीद के ला रहे हैं वो टैक्सेबल है. इनपुट्स टैक्सेबल रहेंगे, आउटपुट एग्जेम्प्ट रहेगा, उसको नॉर्मल एग्जेम्पशन कहते हैं. और जीरो रेटेड एग्जेम्पशन वो होता है जिसमें आउटपुट भी एग्जेम्प्ट है और जो इनपुट हम लाए वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है. डबल एग्जेम्पशन, दोनों साइड एग्जेम्प्ट होती है, उसको जीरो रेटेड कहते हैं. तो एक्सपोर्ट जो है वो एक एग्जांपल है जीरो रेटेड का. अगर ये पेन में एक्सपोर्ट करता हूं तो एक्सपोर्ट जो मेरा सेल है वो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. और ये पेन जो मैं खरीद के लाया या जो रॉ मटेरियल में खरीद के लाया पेन बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल भी एग्जेम्प्ट होते हैं. या पेन में खरीद के लाया तो पेन एग्जेम्प्ट होगा, मेरा परचेज भी एग्जेम्प्ट, मेरा सेल भी एग्जेम्प्ट. ये जीरो रेटेड होते हैं. तो यहां बोला है कि जीरो रेटेड को निल नहीं मानेंगे. एंड सेकेंडली, इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ये मेन काम है इसका. ये पूरे एग्जेम्पशन का जो डेफिनेशन देखा ये इसके लिए देखा कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता अगर आपके आउटपुट एग्जेम्प्ट है तो. Input tax credit attributable to exempt supplies will not be available for utilization or set off. ये उसका मेन पर्पस. तो अगर मेरा आउटपुट एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट ने कहा कि पेन मैन्युफैक्चरिंग को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो जो प्लास्टिक मैं खरीद के लाया पेन बनाने के लिए, उस प्लास्टिक पे मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, इसका पूरा रेलेवेंस आईटीसी के चैप्टर में समझ में आएगा कि नहीं मिलेगा का मतलब क्या है, क्यों 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 नहीं मिला. सारे लॉजिक्स में क्लियर करूंगा इन द चैप्टर ऑफ आईटीसी. अभी भूल जाओ उसको, अभी बस डेफिनेशन समझ के रख लो. फिर फैमिली का डेफिनेशन दिया है. फैमिली में कौन आता है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन. ये वैल्यूएशन के काम में आएगा फैमिली. स्पाउस एंड चिल्ड्रन, बीवी बच्चे, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन. यानी मेरे पेरेंट्स मेरे फैमिली में कब आएंगे, जब वो मेरे पे डिपेंडेंट. ग्रैंड पेरेंट्स भी आएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर्स भी आएंगे इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन मी. अगर उनके अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है तो फिर वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मेरी फैमिली में काउंट नहीं होंगे. तो नॉर्मली फैमिली का डेफिनेशन क्या है, स्पाउस और बच्चे, बीवी बच्चे, मैं खुद, बीवी बच्चे, ये मेरी फैमिली है. फिर फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन है. मीन्स अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. जो रजिस्टर्ड है वो तो रजिस्टर्ड प्लेस कहा जाता है, जिसको मैंने रजिस्टर करवाया, जैसे मेरा हेड ऑफिस, तो वो रजिस्टर्ड प्लेस में आता है. इसके अलावा भी मेरे फिक्स प्लेसेस ऑफ बिजनेस हो सकते हैं ना, जैसे कि ब्रांचेस है उसी स्टेट में. तो महाराष्ट्र में मेरा रजिस्टर्ड जो प्लेस है मेरा नागपुर ऑफिस है, और मेरे 2-4 ऐसे ही छोटे छोटे और भी ऑफिस हैं जहाँ से मेरा काम होते रहता है.
तो उसको क्या मानेंगे फिर, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट्स मानेंगे। तो वो डेफिनेशन देखो, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट मींस अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस which is characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive and use services for its own needs. Basically इसका मतलब है branches, लेकिन उसको परमानेंट फिक्स्ड बोला ना, तो फिक्स कब मानेंगे, जब उसमें परमानेंसी हो, सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस हो। ऐसा नहीं कि अभी 2 दिन के लिए खोला, जैसे मैंने वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन बताया कि मैं कलकत्ता गया 4 दिन के लिए, एक क्लास लूंगा फास्ट ट्रैक और वापस आ जाऊंगा, तो उसको मेरा फिक्स प्लेस बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरा फिक्स प्लेस थोड़ी है, परमानेंस थोड़ी है, 4 दिन जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, तो वो नहीं। लेकिन हमारा पूना ऑफिस है, परमानेंट है, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, रेंटल पे, अच्छा ऑफिस है, इंटीरियर्स है, सब कुछ है, एम्प्लॉइज है, साल भर के लिए एम्प्लॉय वहां बैठते हैं, काम करते हैं, उसको माना जाएगा फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। तो परमानेंस होना जरूरी है, सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, और उसमें स्ट्रक्चर भी देखेंगे, प्रीमाइसेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी देखेंगे कि वहां लोग हैं क्या काम करने वाले, साल भर है क्या पेरोल पे, लंबे समय के लिए है क्या, ये भी देखा जाएगा। तो एम्प्लॉयज को भी देखो, ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चर यानी कि प्लेस, दोनों चीजों को देखा जाएगा। तो वो भी नीचे एक्सप्लेन किया है, देखो, द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स आर क्रिटिकल टू डिटरमिन वेदर अ प्लेस इज अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। नंबर 1, सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, स्ट्रक्चर, ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, एंड इट इज अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। रजिस्टर्ड प्लेस अलग है, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट उसके अलग होता है। और उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया है कि फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट इज अ प्लेस व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड, ये अपने आप में रजिस्टर्ड नहीं रहता। मेरा रजिस्टर्ड जो है वो मेरा मेन प्लेस जहां से मेरा बिजनेस ऑपरेशंस होता है वो रजिस्टर करते हैं हम। जैसे महाराष्ट्र में मेरे पास अगर 10 अलग अलग जगह पे क्लासेस है, तो जो मेरा हेड ऑफिस है उसको मैं रजिस्टर करूंगा, लेकिन अब ये 10 क्लासेस है, परमानेंट है, सब जगह जाके मैं पढ़ाते रहता हूँ या मेरे क्लासेस चलते रहते हैं परमानेंट बेसिस साल भर, बाकी सबको अपन क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट्स। Then person should undertake supply of service or should receive, यहाँ से सप्लाई होता है या यहाँ रिसीव भी हो सकता है for use, and not every temporary or interim location or a project site or transit warehouse will become fixed establishment. टेम्पररी अगर है या इंटरिम है कुछ समय के लिए तो उसको परमानेंट नहीं कहेंगे, फिक्स्ड नेचर होना चाहिए, उसका परमानेंसी होनी चाहिए। एंड टेम्पररी प्रेजेंस ऑफ स्टाफ, 4 दिन के लिए वहां स्टाफ है तो भी उसको परमानेंट नहीं मानेंगे, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानेंगे, या शॉर्ट विजिट वालों को नहीं गिनेंगे अपन। एग्जाम्पल, अ सर्विस प्रोवाइडर इन द बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज हैज हिज रजिस्टर्ड ऑफिस एट बैंगलोर and the property for rent along with an office is located in Chennai. In this case, the registered office will be the principal place of business and the property in Chennai along with the office will be regarded as fixed establishment. तो वो दूसरी ऑफिस को अपन फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे, क्योंकि देखो वहाँ प्रॉपर्टी भी है, परमानेंट भी है, और ऑफिस भी है वहाँ, और ऑफिस है और वहाँ एम्प्लॉयज भी है, काम कर रहे हैं साल भर, तो फिर उसको अपन फिक्स्ड प्लेस मानेंगे। फिर एक डेफिनेशन है फंड का, कंज्यूमर वेलफेयर फंड उसको कहते हैं, ये रिफंड के काम में आएगा। जो रिफंड आता है ना, रिफंड ऑफ टैक्स, वो फंड में जाता है, तो उसका फंडा में रिफंड में बाद में पढ़ाऊंगा आपको। फिर गुड्स का डेफिनेशन है, ये भी सोगा के जैसे ही है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ाऊंगा आपने। मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल ओनली है, इमूवेबल नहीं, गुड्स यानी मूवेबल। तो आज की तारीख में इमूवेबल्स के ऊपर जीएसटी नहीं है, सिर्फ मूवेबल के ऊपर है, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में सिर्फ मूवेबल को लिया है। तो प्रॉपर्टी सेल परचेज जो होती है, लैंड बिल्डिंग सोल्ड एंड परचेज, उस पे जीएसटी नहीं है फिलहाल। अदर देन मनी, मनी खुद भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। एक स्टूडेंट था मालूम है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग था, पागल कर दिया मेरे को उसने। बोलते सर पैसा, मैंने आपको पैसे दिए, वो बोलते मैंने आपको पैसे दिए तो मैंने क्यों टैक्स नहीं लगा।
पैसे तो दिए ना, पैसे भी तो एसेट है। बोले पैसे भी एसेट है तो उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगा? मैंने बोला यार तू समझ, तू पैसे मेरे को बेच नहीं रहा, तू मेरे को कंसिडरेशन दे रहा है, मैंने गुड्स दिया, डीवीडी मैंने बेचा, तू मेरे को पैसे दे रहा है, तो गुड्स डीवीडी है तो मेरे को जीएसटी लगेगा, लेकिन तू तो पैसे दे रहा है, पैसे के ऊपर जीएसटी थोड़ी लगाएगा तू। बोले नहीं, वो पैसा भी तो एसेट होता है, बैलेंस शीट में लिखते हैं हम पैसा भी एसेट है, मनी कैश इन हैंड इज एसेट, स्टॉक इन ट्रेड इज ऑल्सो एसेट एंड कैश इन हैंड इज ऑल्सो एसेट। तो बोलता है कैश इन हैंड जब मैं किसी को देता हूं तो उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगाता? अब बताओ इसको क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब दूं मैं? ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते, कभी कभी दिमाग पूरा खत्म हो जाता है, इनको क्या जवाब दे। तो अच्छा है लॉ में अब लिख दिया गवर्नमेंट ने कि मनी इज नॉट गुड्स, थैंक गॉड। अभी मैं उसको बताऊंगा मनी इज नॉट गुड्स। वैसे उसका क्योंकि सवाल वो सर्विस टैक्स में था पुराने वाले, जीएसटी में उसका लिख दिया है मनी इज नॉट गुड्स, थैंक गॉड। एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी, मनी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज ऑल्सो नॉट गुड्स। तो अपन जितने शेयर डीलिंग करते हैं, शेयर परचेज सेल, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, उस पे जीएसटी नहीं लगता, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि जो रिसीवेबल्स होते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under contract of supply। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखो, अब मैं जाकर खेत खरीद लूं किसी का, तो क्रॉप्स भी है उस पर, 10 लाख के क्रॉप्स खड़े हुए हैं, अनाज उगा हुआ है, क्रॉप स्टैंडिंग है, तो स्टैंडिंग क्रॉप्स भी मेरे को साथ में मिल जाएगा। मैं खेत खरीद रहा हूं तो क्रॉप्स भी मिल जाएंगे, तो क्रॉप्स के ऊपर क्या जीएसटी लगाना पड़ेगा? No, no GST will be charged because it is a part of immovable property। लेकिन यहां क्या बोला है कि अगर आप सिर्फ क्रॉप को बेचते हो जिसमें कंडीशन ऑफ सेवरेंस है कि आप काट के ले जाओ, आपने मेरे को स्टैंडिंग क्रॉप बेच दिया और कहा कि काट के ले जाओ, तो काट के ले जाने का अगर उसमें प्रोविजन है कि मेरे को काट के लेके जाना है, कटाई यानी सेवरेंस, तो उसको गुड्स माना जाएगा। देन दैट क्रॉप्स will come in the definition of goods। स्टैंडिंग क्रॉप्स भी गुड्स माना जाता है अगर उसको काटने का कंडीशन है उसके अंदर। तो फिर इंडिया का डेफिनेशन तो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया था। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब है आईजीएसटी। इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स used or intended to be used for by the supplier in the course of furtherance of business, उसको इनपुट कहते हैं। रॉ मटेरियल वगैरह को इनपुट कहते हैं। ये डेफिनेशन आईटीसी में काम में आएगा। फिर इनपुट सर्विस, ये भी आईटीसी के काम में आएगा। ये सब वहां पढ़ेंगे अपन, डिटेल्स बहुत छोटे छोटे, विल सी देम। फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक होता है, ये भी आईटीसी के काम में आता है, जो सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये अभी पढ़ के मतलब नहीं है, कुछ नहीं समझेगा, ये सब बताऊंगा मैं वहां। सिमिलरली इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स है जो इनपुट्स आए या जो सर्विसेज आई उस पर जो टैक्स लगता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। ये भी आईटीसी में पढ़ेंगे। देन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सब भी बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 8 जो बोला है इसके अंदर, आईजीएसटी में पढ़ेंगे इसको अपन। देन इनवॉइस का कोई मतलब नहीं है। Inward supply means receipt of goods or service or both, whether by purchase, acquisition or by any other means। यानी किसी ने अपने को गिफ्ट दिया और गिफ्ट मिला तो उसको भी इनवर्ड सप्लाई बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि परचेज करके ही लाए, जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन से ही लाए, फुकट में आया तो भी उसको इनवर्ड सप्लाई गिनेंगे। सिंपल डेफिनेशन। ओके, तो यहां अपन ब्रेक लेंगे, काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, शॉर्ट लेक्चर्स आर गुड फॉर कंसंट्रेशन। तो यहां अपन रुकेंगे और फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जॉब वर्क से। ओके।